हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनडीए और सीडीएस 0127 के लिए क्लासेस, जहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट रहने वाला है बायोलॉजी। ठीक है। एंड हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजी का सेल टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। सो दैट कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सेल सेल यानी कि कोशिका। ठीक है। तो सेल मतलब होता क्या है, आज हम इस सेल को ना पूरा खोलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा होगा ना कि ये क्या है भाई, ये क्या है, इन सब का क्या नाम है, इन सब का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इस सेल टॉपिक में हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले हमें उसके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसके सेल की डेफिनेशन क्या है। ऑफ कोर्स सेल की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके। तो सेल का जो लैटिन वर्ड है, सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। और लैटिन वर्ड में इसका मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम, यानी कि एक छोटा कमरा। जैसे ये मैं मानता हूँ कि ये आपका एक घर है। ठीक है। अब इस घर में बहुत सारे कमरे बने होते हैं। ठीक है। ये कमरा आपका है। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक मास्टर बेडरूम है। ठीक है। ये आपका मान लेते हैं ये किचन है। ठीक है। ये आपका वॉशरूम हो गया, ये आपका हॉल हो गया। तो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। एंड हर कमरे का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है। किचन में खाना पकेगा, बाथरूम में आप नहाते वगैरह हो, है ना, नहाना वगैरह करते हो, बेडरूम में जाके आप सोते हो, हॉल में जाके आप रेस्ट करते हो। तो हर कमरे का फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है। तो जो सबसे छोटा रूम है, यानी कि जो अ लिटिल रूम, एक घर का क्या है, एक छोटा छोटा कमरा बना हुआ है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, अ लिटिल रूम कहा गया। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तीसरा हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। ठीक है। बॉडी वो जिम जाके बॉडी बनाने वाला नहीं भाई, हमारी बॉडी जो हमारा शरीर है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी कि ये एकदम बेसिक है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसके बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल दोनों कहा गया है। इसे समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, यानी कोशिका बोलते हैं। सेल से बहुत सारे सेल मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ही सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल है, बहुत सारे सेल है। तो जब बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। और इन्हीं टिश्यू से मिलके हमारा बॉडी का ऑर्गन बनता है। ठीक है। और फिर ऑर्गन से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा शरीर, एक एनिमल का शरीर, एक प्लांट का शरीर। तो इन सब चीज़ों से मिल करके हमें एक कंप्लीट शरीर देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे मैं आपको कंसिडर करूं, जैसे आप अपने हाथ को देखो। ठीक है। आपके हाथ में टोटल 5 फिंगर्स हैं। ठीक है। अब एक फिंगर को उठा लो, किसी एक फिंगर को, उसके अंदर देखो छोटी सी एक लेयर होगी आपके ऊपर, एक चमड़ी की, उसके अंदर भी कुछ है, उसके अंदर भी कुछ है। तो ऐसे करते करते ये क्या है, एक टिश्यू बन गया है आपके बॉडी में। ठीक है। एंड ये टिश्यू से क्या बना, आपका स्किन बन गया। तो स्किन कैसे बना, स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल ही तो है। ठीक है। सेल से ही तो आपका टिश्यू बना है, सेल से ही तो आपका टिश्यू बना है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक फाइनल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसके डिस्कवरीज के बारे में, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है। किसने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ साथ और किन किन चीज़ों की डिस्कवरी करी गई थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1665 में, ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है, ये आपको ईयर याद रखना है। ठीक है। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है ईयर 1674। ठीक है। कितने साल बाद, आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है। आफ्टर 9 ईयर्स 1674 में लिनहॉक करके एक साइंटिस्ट हुए। ठीक है। जिन्होंने बताया कि फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ठीक है। यानी कि इन्होंने डिस्कवर किया
फ्री लिविंग सेल को कहाँ पे डिस्कवर किया था? एक पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल की डिस्कवरी की थी कि भाई एक सेल होता है जिससे हमारा बेसिक बिल्डिंग लाइफ बना होता है, ठीक है। तो लिनहॉक ने क्या किया, एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, ठीक है। फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किया इन्होंने, कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था। ये स्टेटमेंट आता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं इसको स्पेशली हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको डेट याद रखना है 1831। यहाँ पे एक रॉबर्ट ब्राउन करके व्यक्ति आए, ठीक है, जिन्होंने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी करी, ठीक है। ये हमारा सेल आ गया, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और कब करी थी? 1831 में करी थी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं 1839 में, यानी कि 8 साल बाद एक पुरकिंजे करके साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का एक टर्म दिया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नाम का एक टर्म दिया, यानी कि सेल के चारों तरफ एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसे मैंने यहाँ पे अभी मार्क किया, ठीक है, तो ये क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद आ गया आपका 1940 में नूल एंड रस्का, ठीक है। हालांकि प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल के बनी होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझने के लिए ये समझ लो कि ये जो आपका पार्ट है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1940 में नूल एंड रस्का करके साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया। उसके बाद हम इस सेल को और भी जूम करके देखने लग गए, ठीक है। एंड जूम करके जब हमने इस सेल को देखा तो हमें और भी ऐसी चीज़ें पता चली जिनके बारे में हमें इससे पहले पता नहीं था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या कर दिया? हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया सेल के अंदर को झांकने का, ठीक है। अब देखो, इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था NDA 01 2018 में कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया था सबसे पहले? अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रॉबर्ट हुक आ जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी किसने दी और उसने क्या क्या बताया, इसके बारे में जानते हैं। तो सेल थ्योरी क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे किससे बने होते हैं? वो सारे के सारे सेल से ही तो बने होते हैं और उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। यानी कि एक सेल ये आ गया, ठीक है, और इसका सेल के साथ कुछ एसोसिएट होके क्या बन गया? एक टिश्यू बन गया। तो ये बेसिकली क्या है? सेल का प्रोडक्ट ही तो है ना? सेल का प्रोडक्ट ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी लिविंग सेल हैं, ऑल लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो सारे किससे बने होते हैं? वो सारे के सारे सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती है कि नए सेल कैसे बनते हैं। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि ये नए सेल कैसे बनते हैं, ये थ्योरी ये नहीं बता पाई। ये थ्योरी किसने बताई? बाद में जाके रुडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट हुए, रुडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने ये बात बताई कि जो पुराने सेल से ही बन के पुराने सेल से ही एक नया सेल बनता है। तो इन्होंने इसको इंग्लिश में क्या बोल दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल होते हैं वो हमारे पहले वाले सेल से ही बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये आपके पापा हैं, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, इन ये तुम हो गए। तो तुम कैसे आए बताओ? तुम पापा और मम्मी से आए, राइट। तो ये क्या हो गया? एक नया सेल हो गया। ये आपके पुराने सेल हो गए, तो पुराने सेल से मिलके एक नया सेल बन गया, ठीक है। वैसे ही सेल में क्या होता है, ये आपका सेल आ गया, ये सेल जो है दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, एक भाग ये आ गया, एक भाग ये आ गया। अब ये टूट गए तो ये क्या बन गए? ये हमारे नए नए सेल बन गए, न्यू सेल बन गए। ये हमारे ओल्ड सेल था हमारा। बात समझ में आ गई क्या? और इसी चीज को कभी कभी बोल दिया जाता है ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है, सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला मतलब क्या होता है कि जितने भी नए सेल बनते हैं
वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स विर्चो आ जाएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना कि रुडोल्फ विर्चो ने यही बताया था कि ऑल लिविंग सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सेल के वेरिएशन पे। अब देखो साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। तो साइज ऑफ सेल जैसे मान लेते हैं ये एक हाथी है और ये एक चींटी है। तो क्या ऐसा होगा जैसे चींटी में एक सेल इतना छोटा है, क्या हाथी में यही सेल बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा? क्या नहीं, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर चींटी में कोई ऐसा सेल है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, जैसे चींटी की आंख है, चींटी की आंख हम मान लेते हैं, तो चींटी की आंख में जो सेल है वो इस साइज का है, तो हाथी के आंख में भी जो सेल होगा ना वो भी इसी साइज का होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हाथी अगर बड़ा है तो इसके सेल का साइज बड़ा होगा, चींटी छोटी है तो इसका सेल का साइज छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि शेप एंड साइज ऑफ सेल रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। वही चीज मैंने बताया कि चींटी के आंख का सेल भी इतना ही छोटा रहेगा, हाथी के आंख का सेल भी इतना ही छोटा रहेगा, क्योंकि उसका फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका फंक्शन है देखना, हाथी के आंख का भी फंक्शन क्या है? इसको देखना है, तो देखने पे डिपेंड कर रहा है, हाथी के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि इट हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गेनिज्म। वही चीज मैंने जब आपको समझाया अभी, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जानवर के साइज से डिपेंड नहीं करता, उसके फंक्शन क्या है उससे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सेल वेरिएशन में पहला चीज क्या था? साइज ऑफ द सेल। नाउ अब हम दूसरा देखते हैं कि शेप ऑफ दिस सेल क्या होता है। तो देखो अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी हैज नो फिक्स्ड शेप। ये आपको फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द फैक्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल हैज नो फिक्स्ड शेप। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास अमीबा है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है? वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है। तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, अगले क्षण ये आपको ऐसा दिखेगा, उसके नेक्स्ट क्षण में आपको ये ऐसा दिखेगा, फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है अमीबा और सॉरी हाँ हाँ, अमीबा और वाइट ब्लड सेल का, इन दोनों का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उनका क्या होता है? एक फिक्स शेप होता है। ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ सेल, तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है आपका यूनिसेल्यूलर सेल, एक होता है आपका मल्टी सेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर मतलब अकेला सेल, जैसे कि इसके एग्जांपल में अमीबा आ जाएगा, क्लैमिडोमोनास आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ACP है ना, ACP, E, B एंड B। ए से अमीबा, सी से क्लाइमेडोमोनास, पी से पैरामीशियम, यू से यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ACP मतलब क्या? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, ACP, EBB, इब। ठीक है, ऑलराइट। नाउ मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो यहां से आपको याद रखना है क्या? PAF। ठीक है, PAF या फिर इसको आप FAP ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। तो ये होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर। जैसे हम क्या एनिमल्स है, एनिमल्स में क्या एक ही सेल से काम चल जाएगा क्या एनिमल्स में? नहीं ना भाई। ठीक है, उसको आंखों के लिए उसे अलग चाहिए, कान के लिए उसे अलग सेल चाहिए, टेस्ट के लिए उसे अलग सेल चाहिए। तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्लांट्स के लिए भी क्या, उसके स्टेम्स के लिए अलग सेल चाहिए, उसके लीव्स के लिए अलग सेल चाहिए। ठीक है, तो फंगाई, प्लांट और एनिमल ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर में बस तीन चीज़ें हैं, ये आपको यार, बाकी जो भी हो गया वो आपका यूनिसेल्यूलर हो गया, जैसे अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं।
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? तो ह्यूमन बॉडी में यानी कि मेल और फीमेल दोनों को अगर मिलाकर बात करें तो वो पाया जाता है मेल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? ये मेल्स में पाया जाता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों को मिला करके सबसे छोटा कहाँ पे पाया जाता है? मेल्स के बॉडी में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम लार्जेस्ट बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल, तो वो पाया जाता है फीमेल्स में। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेल्स में पाया जाता है और लार्जेस्ट जो है वो फीमेल्स में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया कि स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा होगा? स्पर्म। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा होगा? ओवम होगा, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट सेल इन मेल, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल पता चल गया हमारे वहाँ पे स्पर्म है। इस मेल में लार्जेस्ट कौन सा होता है? मेल में लार्जेस्ट होता है न्यूरॉन, जिसे लॉन्गेस्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? न्यूरॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन वुमेन कौन सा हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर हमसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पर्म। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग, उसका आंसर क्या आ जाएगा? ओवम। स्मॉलेस्ट सेल इन वुमेन अगर पूछा जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा आरबीसी। लार्जेस्ट सेल इन मेल पूछा जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यूरॉन आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें क्लियर हो गई। और ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए पूरी दुनिया में, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट सेल हो गया। और स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। ये आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें, पांच चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कभी कभी। ठीक है, वन लाइनर आता है बट स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकता है। अब हम आते हैं कि इन सेल को हम कलर कैसे करेंगे। अगर हमें इन सेल को माइक्रोस्कोप में रखना है, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे? पहले कलरिंग करेंगे, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या है इस माइक्रोस्कोप में डाल के कि इस सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक ग्लास दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्लास दिख रहा है। ऑलराइट, अब क्या किया हमने? यहाँ पे एक टिश्यू को रख दिया। ठीक है, टिश्यू जैसे चमड़ी, कोई चींटी को ही रख दिया मान लो। ठीक है, अब क्या किया? उससे पहले हमने कलरिंग करा। कलरिंग हम कैसे कर सकते हैं? या तो उसके ऊपर हम आयोडीन डाल सकते हैं, तो जाके सेल जो है वो कलर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली सेल जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया हमने? आयोडीन डाल के उस सेल को हमने कलर कर दिया। उसके बाद सेफ्रानीन भी हम डाल सकते हैं, सेफ्रानीन डाल सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके हेल्प से हम सेल को कलर करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ISM। इन तीन चीज़ों से हम सेल को स्टेन करते हैं, यानी कि सेल को कलर करते हैं। I फॉर आयोडीन, S फॉर सेफ्रानिन, M फॉर मिथाइलिन ब्लू। तो जब मैंने इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में डाला, तो ये जूम होके कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। ठीक है, अरे भाई ये तो सेल है, इस तरीके से सेल के अंदर की जो पार्ट्स हैं वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूवमेंट करना। तो अमीबा, अमीबा का कौन सा होता है? सूडोपोडिया। ठीक है, जो इसको मूव करवाता है। तो ये जो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो आपको साइड साइड पे दिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। पैरामीशियम, पैरामीशियम को सीलिया हेल्प मूव करवाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका पैरामीशियम है। और इस पैरामीशियम का आपको किनारे किनारे जो कटीले चीजें दिख रही हैं, यही इनके पैर बनते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। युगलीना, ये आपको दिख रहा है युगलीना। तो युगलीना का जो टेल है, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेजेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेजेलम बोलते हैं। ये टेल के हेल्प से ये मूव करता है, जैसे मछली अपने टेल के हेल्प से मूव करती है, वैसे ही स्टार फिश जो है वो अपने ट्यूब फिट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है इसका? ये इसका ट्यूब फिट है। तो ट्यूब फिट के हेल्प से स्टार फिश जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अमीबा, सूडोपोडिया, पैरामीशियम, सीलिया, युगलिना, फ्लैजेलम, स्टारफिश, ट्यूबफिट। ठीक है,
चलो अब हम आते हैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या होता है भाई बैक्टीरिया। तो सेल वॉल ऑफ मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। सबसे पहली चीज तो ये है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जब भी मैं ऐसे करूँ इसका मतलब होता है प्रेजेंट, अगर मैं ऐसे सिर्फ बनाऊँ इसका मतलब होता है एब्सेंट। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए और इसका सेल वॉल क्या किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन से बना होता है। ये आता है एग्जामिनेशन में आपको, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद, तो आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। ये कैसा सेल होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल इसके कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये हमारा सेल आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, और ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बैक्टीरिया के पास जनरली एक सेल्यूलर क्रोमोसोम होता है, बट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली हैव वन सर्कुलर क्रोमोसोम बट कैन हैव मल्टीपल क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो, जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं या फिर एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन लेते हैं वो बैक्टीरिया के लिए ही लेते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर सकता है। और ये कैसे वर्क करता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, जो पेप्टाइडोग्लाइकोन से बना हुआ है, इसके सेल वॉल के फॉर्मेशन को ये रोक देता है, ये ब्लॉक कर देता है एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन ये रोक देता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है लेना देना, कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे कुछ दो, दोनों का फायदा होगा, यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है बताओ। जो दलहन हमारे प्लांट्स होते हैं, दलहन बोले तो लाइक पल्सेस, ठीक है। तो जो हमारे पल्सेस के प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींच के इसे सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो चीज़ हो गया, बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। बताओ मुझे कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट पूछ रहा है। तो बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होता है, प्लांट में तो प्रेजेंट होता है, क्या फंगी में प्रेजेंट होता है या फिर ह्यूमन से प्रेजेंट होता है, फंगी में सेल वॉल होता है या नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट पूछा है। तो ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होता है, फंगी में सेल वॉल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी होता है, प्लांट में भी होता है, फंगी में भी होता है, ह्यूमंस में सेल वॉल नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, पतली परत होती है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये देखो सीडीएस 2 2023 का क्वेश्चन है। क्या दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। ये 2021 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है। बताओ, बैक्टीरिया में तो होता है, अभी हमने देखा पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है, ठीक है। डाई एटम, मशरूम, टेप वार्म, बताओ मुझे किसमें नहीं होगा। टेप वार्म क्या है, टेप वार्म एक लिविंग ये हमारे जैसा है ना, एक एनिमल्स है। और ये एनिमल में मैंने क्या बताया कि हाँ भी ह्यूमंस में अगर नहीं होता है तो ह्यूमंस भी क्या है, एक एनिमल ही तो है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टेप वॉर्म आ जाएगा, कि टेप वॉर्म में सेल वॉल जो है तो वो एब्सेंट होता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या बैक्टीरिया में होता है, तो होता है, वायरस में नहीं होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में होता है, वायरस में नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का कहाँ पे होता है, डीएनए में होता है, ठीक है। और वायरस का डीएनए में भी हो सकता है और आरएनए में भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, वायरस में भी नहीं होता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, वायरस में भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सेल है हमारे पास एक, ठीक है, तो ये सेल आपको दिख रहा है, ये जो आपको हल्का हल्का ब्लू टाइप का दिख रहा है ना, जो हल्का हल्का आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, पानी टाइप का, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे हम? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे सेल के ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। ये आपको साइटोसोल दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया ये हमारा। ये जो आपको एक बड़ा सा दिख रहा है ब्राउन कलर का, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा आपको येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं भाई। गेटिंग इट? ये जो आपको दिख रही है, ये आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो सब्सटेंस दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने बचपन से मतलब 6-7 से आप इसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज, है ना, तो इसे तो नहीं भूल सकते हो आप। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी बनती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी यहाँ पे बनती है, ठीक है। फिर ये आपको ब्लू सब्सटेंस आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। ये जो आपको एक स्काई ब्लू दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं लाइजोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये आपको बाहरी परत जो दिख रही है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपको दिख रहा है डॉट 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 डॉट, इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइजोसोम अटैच्ड हो जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो सबसे पहले साइज की अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जनरली स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, ये होता है हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? 1 से लेके 10 नैनोमीटर तक इसकी साइज होती है लगभग। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है, यूकैरियोटिक में स्लो सेल डिवीजन होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूक्लियोइड में इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जैसे ये सेल है, अब सेल के अंदर ना कुछ रस्सी टाइप के इस तरीके से बना होता है, ठीक है, रस्सी टाइप का इस तरीके से बना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, बाहर के साइड में, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है सेल के बारे में वो न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के केस में। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन में पाया जाता है। कहाँ पे? क्रोमेटिन में पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके। क्रोमोजोम की अगर बात करें, क्रोमोजोम की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम होता है, वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, यानी कि ये जो आपको मैंने अभी सेल ऑर्गेनिल्स दिखाया, इसके हर लेयर के ऊपर एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। जिस जिस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना, वैसे ही हर ऑर्गेनेलिज के अंदर ये जो है ना, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये हर ऑर्गेनेलिज के अंदर बाहर में एक परत बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिज के मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। ये यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राइबोसोम प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्या ये बात सही है? नहीं भाई, राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है।
क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगी। तो सेल वॉल प्लांट में भी होता है, फंगी में भी होता है, बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था अभी आपको, ठीक है, इसी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेप वॉर्म में नहीं होगा। समझ में आया क्या? ऑलराइट, तो क्योंकि एनिमल्स में नहीं होता है और टेप वॉर्म एनिमल्स में आ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है बस एक में, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये कहाँ पे बिलोंग करता है? प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग करता है। क्लोरोफिल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड में, प्लांट में जो प्लास्टिड होते हैं पत्तों में, वहाँ पे ये क्लोरोफिल पाया जाता है। एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो बैक्टीरिया हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ यानी कि प्लूरोलो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? पीपीएलओ बोल देते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। ठीक है, पीपीएफए, पीपीएफए, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी, एनिमल, ये सारे कैसे होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा रहा है, सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्या ये सही है? इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, तो अभी हमने इस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, सो मिलते रहे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट में करके अपने पूरे सेल टॉपिक को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो भाई आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।